हेलो फ्रेंड्स, आज हम MSOE के चैप्टर 3 खंड 3 है, इसके बारे में बात करें। भारतीय नगरीय संरचना का विकास। हम जानेंगे कि भारतीय नगर की संरचना कैसे हुई और उसका विकास कैसे किया गया। सबसे पहले हम प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। भारतीय नगरीय संरचना का विकास से संबंधित यह खंड नगरीय अध्ययनों पर हमारे चर्चा को और आगे बढ़ाता है। हम नगर के बारे में किस प्रकार से उनका विकास और उनका अभ्युदय हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि इकाई 8 में कहा गया है कि कई इकाइयों में बटा हुआ है, तो इकाई 8 में कहा गया है कि प्राचीन काल में नगर का विकास किस प्रकार हुआ, मध्यकाल में किस प्रकार हुआ और औपनिवेशिक नगर किस प्रकार उसमें नगर का विकास हुआ। हम उसका केस अध्ययन करेंगे। जैसे कि बहुत से नगर हैं, जैसे उज्जैन है, शाहजहानाबाद है और कोलकाता का केस अध्ययन हम करेंगे। और इसमें हम प्राचीन काल में, मध्यकाल में और औपनिवेशिक काल में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था इकाई 8 में कि प्राचीन, मध्यकाल और औपनिवेशिक में केस अध्ययन नगरों का विकास किस प्रकार हुआ, तो हम एक एक के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम प्रस्तावना, किसी भी चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम उसकी प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना, अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही नगर मानवीय कल्पना को चुनौती देते रहते हैं। सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े नगरों तक, प्राचीनतम से लेकर आधुनिकतम नगरों तक, नगर मानवीय संकेंद्रण और उसके सामाजिक संबंधों का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। हम नगरता के भारतीय अनुभव के बारे में जांच पड़ताल करेंगे। हम नगरीय केंद्रों के उद्गम के अध्ययन में शुरू करेंगे कि इसके बाद हम प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत में नगरों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। प्राचीन भारत में 2500 ईस्वी पूर्व लगभग नगरीय केंद्रों का उद्भव हुआ था। प्राचीन भारत में नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 ईस्वी पूर्व से ही नगरों का विकास होना शुरू हो गया था, मतलब नगरों का अभ्युदय हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगरों के वैभवशाली खंडहर इस उल्लेखनीय विकास में सबसे बड़े उदाहरण हैं। हम उनकी लिपि को पढ़ पाने में भी सक्षम नहीं थे, इसलिए नगरता की संरक्षण का हमारा बोध विस्तारित नहीं हो पाया है। हमारा वो बोध सीमित ही रहा। हमें यह पूरी तरह से पता नहीं था कि हड़प्पा के शासक व्यापारी थे, पुरोहित या योद्धा थे। हमने बस एक लिपि के अनुसार, वहाँ की जो लिपियाँ, जो हमें पांडुलिपियाँ, ये साक्ष्य प्राप्त हुए, उसी के अनुसार हमने एक अनुमान लगाया है कि वहाँ के योद्धा कृषि करते थे। यही कारण है कि हमारा इरादा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ही नगर का अध्ययन करने का है। इसे सामान्यतः द्वितीय नगरीकरण का काल कहा जाता है। जो नगरों का अध्ययन हम ईसा पूर्व के पहले से ही किया जाता है, या उससे पहले किस प्रकार से नगर का अभ्युदय हुआ, उसका अध्ययन हम करते हैं, उसे हम द्वितीय नगरीकरण का काल कहते हैं। जैसे कि पहले हम प्राचीन काल से पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ। तो प्राचीन भारत में नगर के अध्ययन के लिए हम वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित नगर उज्जैन पर ध्यान देंगे। जैसे कि मध्य प्रदेश में एक राज्य है उज्जैन, तो सबसे पहले उज्जैन में नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ और नगर का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे दिल्ली के शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली का केस अध्ययन किया जाएगा। आधुनिक काल के लिए हम कोलकाता नगर के ढांचा का अध्ययन करेंगे। कोलकाता नगर के मतलब वहाँ के नगरों का ढांचा किस प्रकार से किया गया। कोलकाता को हम औपनिवेशिक नगर भी कहते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल की आधुनिक राजधानी है कोलकाता। अब हम आगे पढ़ते हैं, उज्जैन नगर का अभ्युदय कैसे हुआ। उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में उज्जैन नगर, और उज्जैन में नगरों का अभ्युदय किस प्रकार से किया गया। इससे पहले कि हम उज्जैन नगर के अभ्युदय पर चर्चा शुरू करें, यह समझ लेना ज़्यादा सही होगा कि भारतीय संदर्भ में नगरवाद का अर्थ क्या है। नागरवाद क्या है भारतीय संदर्भ में? अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसकी परिभाषा किस तरह से है। नागरवाद की परिभाषा, पहले हमें नागरवाद के बारे में पता होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र के रूप में उज्जैन का अभ्युदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
नगरीय केंद्रों का अभ्युदय समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संदर्भ में होता है। इससे पूर्व की अवधि में समाज बंधुत्व पर आधारित था। सामाजिक विभेद न्यूनतम था, अर्थात धनी और गरीब जैसी श्रेणियां मौजूद नहीं थी। उस वक्त जो ये भेदभाव आजकल जो भेदभाव चलते हैं नगरों के हिसाब से, उस तरह से गरीब और धनी जैसी कोई भी भेदभाव श्रेणियां मौजूद नहीं थी, सब एक जैसे थे। नगरीय केंद्रों का ऐसा समाजों में अभ्युदय हुआ जो शासकों और शासितों तथा धनी और गरीब में विभाजित है। धनवान और शक्तिशाली अपनी संपदा और शक्ति को विशाल भवनों का निर्माण करके तथा समाज में बहुमूल्य समझी जाने वाली चीज़ों को खरीद कर बनाए रखते थे। जो धनवान लोग थे, मतलब नगरों का विकास, जैसे कुछ गरीब नगर गरीब ही हैं तो वहाँ गरीब नगर बसे हैं, कुछ धनी नगर, तो इस प्रकार से उनका बंटवारा किया गया। जो शक्तिशाली जो धनी लोग थे वो लोग कई सारे सामान खरीद कर अपने शासन के बल पे अपनी संपदा को बनाए रखते थे। विशाल भवनों का बड़े बड़े भवनों का निर्माण करते थे तथा समाज में बहुमूल्य समझी जाने वाली चीज़ों को खरीद कर अपने पास रखते थे तथा उसका प्रदर्शन करते थे, उसको दिखाया करते थे प्रदर्शन, जिससे कि लोग उनके बारे में समझें कि वे गरीब व अमीर है। उदाहरण के लिए जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, वे दूरस्थ प्रदेशों से कीमती पत्थरों को खरीदने का प्रयास करते थे। जो अमीर नगर के जो निवासी थे वो लोग क्या करते थे, वो दूसरे देशों से, जैसे विदेशों से, दूसरे प्रदेशों से जो महंगे महंगे पत्थर आते हैं उनको खरीद करके अपने पास रखते थे, जिससे वे लोगों को बता सके, यह दिखा सके कि वे उनसे अधिक धनी हैं, क्योंकि इन कीमती पत्थरों को धारण करने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती थी। सामान्यतः बहुमूल्य चीज़ें दूरस्थ स्थानों से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रकार ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो उन पत्थरों को लाएंगे और ऐसे लोग होंगे जो उन्हें तराशेंगे और पॉलिश करेंगे। नगरीय समुदाय में शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकार विशेषज्ञों के समूह होते हैं। जो नगर के समुदाय होते हैं उनमें कई सारे शासक होते हैं, व्यापारी होते हैं, पुरोहित होते हैं और शिल्पकार होते हैं। जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, व्यापारी दूसरे प्रदेशों से पत्थर खरीद के लाते हैं, तो शिल्पकार उन्हें आकार देते हैं, उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, उन्हें अच्छे ढंग से उन्हें सुशोभित करते हैं। इनसे से कोई भी स्वयं अपने भोजन का उत्पादन नहीं करता है। जो लोग अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते उन्हें भी खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये तो सभी जानते हैं। जिस प्रकार कृषि खेतों में खाद्यान्न उगाता है, फसलें होती है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कृषिक नहीं होते हैं और वे किसानी नहीं करते हैं, परंतु फिर भी उन्हें भोजन की आवश्यकता तो होती है। उनके लिए खाद्यान्न का उत्पादन समीप के क्षेत्रों के कृषकों द्वारा किया जाता है। यही कारण है कि उज्जैन के समीप के क्षेत्रों में कृषि समुदायों के बारे में जानना आवश्यक है। तो आइए हम उनके कृषि समुदाय के बारे में जानते हैं जो उज्जैन नगर के किनारे बसे हुए थे। उज्जैन में नगरवाद का प्राक इतिहास। उज्जैन का अभ्युदय समझने के लिए हमें इसके प्राक इतिहास में जाने की आवश्यकता है। कृषक समूह ने 2500 ईस्वी पूर्व के लगभग से मध्य प्रदेश को उपनिवेश बनाया था। जो वहाँ के कृषि थे उन्होंने 2500 ईस्वी पूर्व में ही मध्य प्रदेश को एक उपनिवेशिक राज्य बना दिया था। जैसे कि इसके बाद के 1700 वर्ष के पूर्व कृषि समुदायों का विस्तार हुआ, फिर 1700 वर्ष पहले कृषि समुदाय जो कृषि अधिकृषक की उत्पत्ति हुई, तथापि इसमें आवधिक अंतराल भी रहा है। किसी बिंदु पर कृषक समुदाय विलुप्त हो जाता है, कुछ वर्षों के अंतराल के बाद कृषक का नया समूह फिर से गांव में प्रकट होता है। कुछ टाइम तक रहते हैं, कुछ टाइम तक वो गायब हो जाते हैं, परंतु फिर से वो प्रकट होते हैं। ये सभी कृषि समुदाय पत्थर और तांबा से बने आदिम हथियारों का प्रयोग कर रहे थे। वो लोग कृषि समुदाय जो थे किस प्रकार से कैसे अपनी कृषि करते थे, वे पत्थर हो गए, तांबा से बने जो भी हथियार होते थे उनका प्रयोग करते थे। दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि ईस्वी 2500 से ईस्वी 800 के बीच समग्र रूप से कृषि बसावटों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन बसावटों में से कुछ बसावटें इतनी बड़ी थी कि उनमें 1000 से भी अधिक लोग रहते थे। मतलब 2500 ईस्वी पूर्व जो कृषि की जो बसावट थी, जैसे नगरों का विकास होता है तो कई सारे लोग बसते, तो उनमें इतनी ज़्यादा संख्या में थे ये कि 1000 से भी अधिक लोग रहते थे। बसावटों के बढ़ते हुए घनत्व का ये अर्थ था कि महाराष्ट्र, मालवा या पूर्वी मध्य प्रदेश के जो कृषक थे, समुदाय थे, कृषक समुदाय की पृथकता ने बसावटों की सत्ता को बनाए रखा।
बसावटी की सत्ता के इन्हीं सूत्रों के साथ साथ व्यापार मार्गों का अभ्युदय हुआ। फिर जब इतने सारे लोग एक संख्या में रहने लगे तो इसी प्रकार व्यापार के मार्ग खुलने लगे और उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। अब हम आगे की जो हमारी हेडिंग है, उज्जैन के आसपास कृषि बसावटों का उजाड़ होना और पुनः बसना, कि जो उज्जैन के आसपास के जो कृषि के जो बसावटें थी वो किस तरह से वो उनका मतलब नष्ट हो गए, फिर उनके बाद से फिर से वो बसने लगे वहाँ पर आकर के। ईस्वी पूर्व 800 ईस्वी पूर्व के आसपास अनेक बसावटों का परित्याग कर दिया गया था। इन बसावटों के उजड़ने के कारण के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। अनेक विद्वानों का विश्वास है कि ऐसा जलवायु में परिवर्तनों के कारण हुआ था। मतलब जो वहाँ पर जो कृषि समुदाय बसा हुआ था, कृषक, उनका जिस प्रकार से उनका नष्ट हो जाना, कुछ लोगों का ये मानना था कि वहाँ पर जलवायु का परिवर्तन हुआ था, इसलिए वो वहाँ से चले गए। इस बात की संभावना अधिक है कि इस अवधि में राजस्थान और उत्तर प्रदेश से योद्धा समुदायों का आगमन हुआ था। जब वो वहाँ से चले गए तो वहाँ पर से राजस्थान हो गए, उत्तर प्रदेश हो गए, यहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं का आगमन होने लगा। इन समुदायों में पद सोपानक्रम की सशक्त भावना थी, मतलब अपनी अपनी पद को प्राप्त करने की, एक दूसरे राजाओं के उनके अधीनत्व जो भी राज्य है उनको छीनने की, युद्ध करने की, इस तरह की भावना उनमें व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि स्थानीय समुदायों और अप्रवासियों के बीच संघर्ष ने एक नए समाज को जन्म दिया, जो कि शक्ति के केंद्रीकरण और पद सोपानक्रम पर आधारित था। इस क्षेत्र ने बड़े पैमाने पर आबादी का पुनः स्थापन देखा। उज्जैन क्षेत्र में और उसके आसपास बड़ी संख्या में कृषि बसावटों का अभ्युदय एक महत्वपूर्ण और नई घटना थी। उज्जैन में बसावटों का केंद्रीकरण यह दर्शाता है कि कृषक बेहतर उर्वरा भूमि पर केंद्रित हो रहे थे और सीमांत क्षेत्रों में विस्तार नहीं हो रहा था। बसावटों की अपेक्षाकृत निकटता और सत्ता से नेताओं को बड़ी आबादी अपने नियंत्रण में रखने में मदद मिली। जैसे कि अधिक जब कृषक के विस्तार हुआ वहाँ के नगरों का, तो जो नेता थे उनको बड़ी आबादी में अपने नियंत्रण रखने की मतलब मदद मिली। इस बात की भी संभावना है कि शक्तिशाली नेताओं ने लोगों के समीपवर्ती क्षेत्रों में बसने के लिए बाध्य किया। मतलब जिन नेताओं के पास अधिक पावर था उन्होंने लोगों को अपने आसपास के क्षेत्रों में बसने के लिए मजबूर किया था। इससे राज्य प्रणालियाँ भी उनकी सत्ता को और दृढ़ करने में मदद मिली होगी, ताकि वो अपने राज्य को, अपनी वोटिंग लिस्ट को बढ़ा सकें। इसका चरमोत्कर्ष उज्जैन जैसी कुछ बड़ी बसावटी के अभ्युदय में हुआ, जिसने पूर्ववर्ती चरण की विशालतम बसावटों को बौना कर दिया। कुछ बसावटों के चारों ओर दुर्ग बने थे। किलों के निर्माण में बड़ी संख्या में श्रम शक्ति की आवश्यकता थी। इस तरह से फिर श्रम शक्ति जुटाना केवल तभी संभव था जब शक्तिशाली वर्ग द्वारा अधिकेश का बड़ा हिस्सा नहीं खर्च किया जाता है। हमारा सबसे छोटा साक्ष्य तो ये बताता है कि वर्ग विभाजित समाज का उदय हो चुका था, मतलब कि समाज जो है वर्गों में बंटने लगा था। इस प्रकार के समाजों को बंधुत्व आधारित समाजों की तुलना में अपनी सीमाओं को अधिक स्पष्ट रूप से चिह्नित करने की आवश्यकता थी। वे मजबूरी और सैन्य सेवा के लिए लोगों को बंदी बनाने के लिए युद्ध कर सकते थे। वे अपने भूभाग में बाहरी लोगों को अनियंत्रित आवागमन की अनुमति नहीं देते थे। मतलब जो बाहर के लोग थे उन्हें अपने जितना एरिया उन्होंने अपना डिफाइन कर रखा था कि उतने एरिया के राजा या नेता वो हैं, तो उसमें वो बाहर के लोगों को आने की अनुमति नहीं देते थे, क्योंकि इसका समृद्ध उच्च वर्ग आक्रमण के लिए आकर्षक लक्ष्य हो सकता था। ये बात भी सही है। सीमाओं को अंकित करने में राज्य समाजों का पहला अनंतिम उपाय किलाबंदी था। तो वो अपनी सीमाओं को, मतलब अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए अपने जितना उनका भूभाग का क्षेत्र होता था, तो वो वहाँ क्या करते थे, बड़े बड़े किले बनवाया करते थे, जिससे कि उनके राज्य की, उनकी प्रजा की सुरक्षा हो सके। उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में दो प्रक्रियाएं दिखाई देती थी। एक, उज्जैन के समीप बड़ी संख्या में गांवों का संकेंद्रण, जो कि मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बिल्कुल ही विपरीत था।